basically studying about the exothermic reaction, endothermic reactions, redox reactions, ग्रैंसिडिटी एंड द corrosion. ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, एक बार इनको हम स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले जो आपका हम देखेंगे वो देखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो यहाँ पर जो एक्सो वर्ड है, ठीक है, तो एक्सो का मतलब होता है आउट, और जो थर्मिक वर्ड यहाँ पर लिखा है इसमें वर्ड इंक्लूड है थर्म, और थर्म का मतलब होता है हीट. ठीक है, तो मतलब जो ये रिएक्शन आप देखोगे, जो ये प्रोसेस अभी आपको देखनी है, इसके अंदर क्या होगा, आपकी हीट एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी. ठीक है, तो ये वर्ड्स बस इसको आपको याद रखना है कि एक्सो का मतलब क्या होगा, आउट. थर्मिक में जो थर्म वर्ड यहाँ पर है, थर्म का मतलब क्या होगा, हीट. तो इसकी वजह से क्या होना है, आपकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी कि आपकी वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी बाहर निकले उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज इवोल्व. ठीक है, इवोल्व का मतलब होता है बाहर निकलना, उसको क्या बोलोगे आप, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब आपके दिमाग में होगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखने के लिए आपका डेली लाइफ से एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली बात, जो आप खाना खाते हो, ठीक है, वो आपकी रिएक्शंस कैसे होती है, एक्सोथर्मिक. और इसको एक्सोथर्मिक क्यों बोला है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो खाने के अंदर आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट जनरली किस फॉर्म में आपको मिलता है, स्टार्च की फॉर्म में. और जब आप उस खाने को जब डाइजेस्ट करते हो, जब आपकी बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है, तो उस कंडीशन में वो स्टार्च क्या होता है, सिंपलर ग्लूकोज पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होता है. और जब ये ग्लूकोज आपका फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में आपकी एनर्जी भी क्या होती है, निकलती है. ठीक है, तभी आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब आप खाना खाते हो तो आपको उस टाइम पर क्या आता है, पसीना आता है हल्का हल्का. ठीक है, और रीजन क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाता है, और डाइजेशन के अंदर अगर हीट निकलेगी तो हीट निकलने के बाद क्या होगा, वहां पर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गर्मी फील होगी. तो हम खाना भी क्यों खाते हैं, इसी की वजह से. दूसरा एग्जांपल, आपने डिस्कवरी चैनल पर या दूसरे कई बार सुना होगा कि आपके जो पोलर बेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका खाना खाते हैं, ठीक है, काफी सारा खाना स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर और हाइबरनेशन में चले जाते हैं. ठीक है, और हाइबरनेशन में जाने का रीजन क्या है कि आपकी बॉडी के, उनकी जो बॉडी होती है पोलर बेयर्स की, उनके अंदर क्या करते हैं, उस जो उनका जो स्टोर्ड फूड होता है उसी को कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हैं एनर्जी को गेन करने के लिए. तो अब यहाँ पर जो एनर्जी है क्या होती है, बाहर निकलती है. सिंपली आपको बताया कि एक्सोथर्मिक में क्या होगा, आपकी वो रिएक्शंस होंगी जिसके अंदर एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी. ठीक है, तो एग्जांपल आपने लिख दिया. ठीक है, एक तो क्या है आपके डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या है आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है. ठीक है, ये रिएक्शन जो है डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या एक्सोथर्मिक. सेकेंडली आपको क्या बताया था, बर्निंग. ठीक है, तो बर्निंग में आप कई चीजों को जला सकते. एग्जांपल में फिर बर्निंग ऑफ कोक, कि जब आप कोक को जब जलाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी निकलती है. पता है कि कोयले को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है. लकड़ी को जब आप जलाते हो, जैसे सर्दियों में गांव में हम क्या करते हैं, लकड़ी को बर्न करते हैं पानी को गर्म करने के लिए. ठीक है, तो वो भी आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आपका सिंपली किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फिर इसी के बेसिस पर एक टाइप आती है, वो है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, ये जस्ट इसका ऑपोजिट है, इसका आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. एंडो का मतलब होता है इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ. थर्म मतलब सेम हीट, रिएक्शन मतलब कि जिसके अंदर, मतलब आपकी कोई प्रोसेस जिसके अंदर आपके रिएक्टिव प्रोडक्ट में अंदर चेंज होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेफिनेशन जब आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, दोज रिएक्शंस इन विच हीट is absorbed
ठीक है, कि जिस रिएक्शन के अंदर आपकी हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब की जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपके दिमाग में फिर से आया होगा कि इसका एग्जांपल क्या होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आपका सराउंडिंग से ही उठाते हैं। ठीक है, सराउंडिंग से सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, लिखते हैं हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो भी आपका किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसका रीजन भी बताता है क्या होगा कि जब आपके जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं प्लांट्स, आपके क्लोरोफिल्स की प्रेजेंस होती है, साथ में क्या लेते हैं, सनलाइट, और सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, आपके स्टार्च को अपने फूड में चेंज करते हैं। ठीक है, जो आपका वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, उनको कंज्यूम करते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च के अंदर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस है। तो यहाँ पर कंडीशन देखो क्या बताइए, तो क्लोरोफिल, सेकेंडली सनलाइट। तो इनको इतनी ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है अपने इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए, तभी इसको हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, क्योंकि इन्होंने क्या की है, इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए सनलाइट को अब्जॉर्ब किया। ठीक है, सेकेंडली, तो सेकंड के लिए हम गेम्स पर जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जब खेल खेलते हुए खिलाड़ियों को या आप स्पोर्ट्स पर्सन को जब चोट लग जाती है, ठीक है, जैसे उनका एंकल में स्प्रेन आ गया, तो उस कंडीशन में करते क्या है कि आपका कोच या रिलीवर आता है ग्राउंड के अंदर और वो वहां पर आइस पैकेट लगाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली उस आइस पैकेट को हम वहां पर बोलते क्या है, उसको वहां पर बोला जाता है इंस्टेंट, सॉरी वो क्या होगा, इंस्टेंट कोल्ड पैक। ठीक है, अब इंस्टेंट कोल्ड पैक का मतलब क्या है, यहां पर एक्चुअली होता क्या है, सिंपली कुछ नहीं, इसके अंदर आपका वाटर प्लस आपका अमोनियम नाइट्रेट, सिंपली मैं यहां लिख देता हूं, वो क्या होता है, वाटर प्लस अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या होगा कि जो आपके इंस्टेंट कोल्ड पैक होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, वाटर होता है और अमोनियम नाइट्रेट होता है। और एक्चुअली होगा क्या वहां पर कि जब ये आपके आइस पैक को लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसको जल्दी से हल्का सा क्या सा करते हैं, टर्न करते हैं, और वहां पर जैसे ही वो उस आपके पैकेट को क्या करते हैं, हल्का सा वहां पर प्रेशराइज करते हैं, तो उसके अंदर एक सील होती है। ठीक है, और उस सील टूटने के बाद में आपका वाटर और अमोनियम नाइट्रेट क्या हो जाते हैं, मिक्स। और ये जो इनकी जो मिक्सिंग होती है, ये आपकी कैसी थी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में क्या है कि जैसे ही आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, इनको रिएक्ट करवाने के लिए, इनको आपस में रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। ठीक है, जो सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जहां पर ये टच करेगा ये पैकेट, वहां पर वो क्या प्रोवाइड करेगा, कोल्डनेस का सर्विस। ठीक है, कि एक कोल्ड एरिया प्रोवाइड करवाएगा। तो उसी वजह से क्या करता है, जैसे ही ये रिएक्शन होगी, ये क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होंगे, जो पैकेट होगा क्या सा होगा, ठंडा हो जाएगा। और अगर वो ठंडा होगा तो आपके जो स्प्रेन का एरिया है, जहां पर आपके क्या होगा, खिंचाव वगैरह हम बोलते हैं, जकड़न जो आ जाते हैं खेल में कई बार। ठीक है, तो वो जैसे ही उस एरिया पर लगाया जाता है, तो उस एरिया के अंदर उसको भी क्या करता है, ठंडा। ठीक है, और वहां पर उसको क्या करते हैं, आपके प्लेयर को रिलीफ मिलती है। तो ये आपका एक सेकंड एग्जांपल हो गया किसका, इंस्टेंट कोल्ड पैक का। तो सिमिलरली ऐसे भी और भी एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ में बहुत सारे हैं, आप उनको डिफरेंट जगह से सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब इनको देखने के बाद जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है, वो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स, ठीक है, तो रेडॉक्स में देखो, तो रेडॉक्स को बताने से पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, दो रिएक्शंस के नाम लिखूंगा। एक आपका होगा रिडक्शन। ठीक है, मैं एक टेबल टाइप में ड्रॉ करता हूं। एक साइड हम देखेंगे रिडक्शन और एक साइड हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो रिडक्शन को डिफाइन करने के आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, तो जो पहला तरीका हमें देखना है, तो इसके अंदर क्या बताओगे आप कि द प्रोसेस ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज नोन एज द रिडक्शन। याद रखना है रिडक्शन में क्या बताओगे, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द रिडक्शन। सेकेंडली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जब इसका कंपैरिजन ऑक्सीडेशन के साथ करवाया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। तो यहाँ पर क्या है, रिडक्शन में देखो क्या लिखा हमने फर्स्ट स्टेप में, इसको डिफाइन करने के लिए वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में आप क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और सेकेंडली क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। तो हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी क्या एक एग्जांपल देखते हैं इनको स्टडी करने के लिए, ठीक है। मान लो मैं आपको क्या देता हूं, एक कॉपर का एक क्या देता हूं, तो यूटेंसिल देता हूं, ठीक है, या कॉपर प्लेट देता हूं और उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि जब कॉपर ऑक्साइड की लेयर को जब आप हाइड्रोजन के साथ में हीट करोगे, ठीक है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जहां पर आपको क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड वाली प्लेट को, जो कॉपर ऑक्साइड कोटेड प्लेट है, ठीक है, उसको आप हीट करोगे ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पर हाइड्रोजन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा उसके सरफेस से। और वो रिएक्शन देखते हैं कि एक्चुअली वहां पर रिएक्शन होती क्या है। यहाँ पर क्या बताया कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, उसको हीट करना है किसके एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि कॉपर ऑक्साइड की लेयर जो है वहां से हट जाएगी और वो क्या बनाएगा, सिंपल कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, साथ में H2O फॉर्म होगा वहां पर, ठीक है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है, अब इसमें हमें क्या बताना है, रिडक्शन को डिफाइन करना है और ऑक्सीडेशन को भी बताना है, ठीक है, दोनों को ही। तो यहाँ पर देखो रिडक्शन में क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन के अंदर वो स्टेप आप देखो, ठीक है, वो पार्ट देखो कि जहां पर आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के पास स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट साइड आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जब आप उसको देख रहे हो तो उसके साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर एक प्रोसेस जिसके अंदर हाइड्रोजन या जिसके साथ क्या हो जाए, ऑक्सीजन को आप ऐड कर दो, तो वो प्रोसेस क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और एक प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उसको आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। लिखा हुआ है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलोगे, रिडक्शन। तो ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर कॉपर ऑक्साइड सिंपल किसके अंदर चेंज हो गया, कॉपर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो लगा हुआ था वो चला गया, ठीक है, रिमूव हो चुका है। तो ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर आपका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर कि ये क्या स्टेप है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका किसका एग्जांपल है, एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो मतलब ये आपकी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी। तो यहाँ पर दोनों स्टेप आए हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं, ठीक है, कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है प्लस ऑक्सीडेशन भी हुआ है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम क्या बनते हैं, रेडॉक्स आता है। और वो क्या है, रिडक्शन से आपको क्या मिलता है, RED वर्ड, और ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, OX वर्ड, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा आपको, RED, और यहां से क्या मिलेगा, OX, और इन दोनों को जब कंबाइन करोगे रेड प्लस ऑक्स तो क्या बन गया, रेडॉक्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो आपको सिंपली कह रहा है, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर,
ठीक है, कि आपकी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो आप सिंपली क्या देख सकते हो, ये एग्जांपल यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आपकी बुक्स में और भी ऐसे एग्जांपल्स वहां पर गिवन होंगे। आप कोई भी एग्जांपल जो आपको आसान लगे आप एग्जाम में वहां पर नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या होगा रिडॉक्स में, कि आपकी वो प्रोसेस होंगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ठीक है, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यहाँ पर ये टर्म होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आपके यहाँ पर एक डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, ठीक है, एग्जाम में बाय चांस कोई भी टीचर आपसे पूछ ले, और एक पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो इन दोनों के बारे में पूछ लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बताओगे। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, जैसे कि एलआईसी एजेंट आपने नाम सुना होगा। ठीक है, एलआईसी एजेंट करता क्या है, वो आपको एलआईसी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं वो क्या करेंगे, ये किसी ना किसी को रिड्यूस करेंगे। जैसे एलआईसी एजेंट क्या करता है, आपको एलआईसी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आपको स्कीम्स बताता है, इसमें ये स्कीम है, आप हमारे एलआईसी को क्या करो, फॉलो करो। ठीक है, या आप अपना सब्सक्राइब यहाँ पर हमें करवाओ। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये आपके वो एजेंट होंगे जो किसी सब्सटेंस को चाहे तो रिड्यूस करेंगे, और अगर ऑक्सीडाइजिंग देखते हो तो क्या होगा, ये आपके वो एजेंट होंगे जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करेंगे, वहां पर ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, और रिड्यूस अगर करना है तो रिड्यूस करने के लिए कंडीशन क्या बताई हुई है, चाहे तो वो क्या सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा रिड्यूस करने के लिए, या वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। ठीक है, याद रखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, कि दोज एजेंट्स व्हिच रिड्यूस द सब्सटेंस इन अ केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन। ठीक है, कि एक केमिकल प्रोसेस जो या फिर आपकी रिएक्शन है, वहां पर अगर कोई सब्सटेंस आपके किसी उस रिएक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, या क्या करे, सिंपली वहां से ऑक्सीजन को रिमूव करवाए, या सिंपली आपके रिड्यूस करे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, आपके क्या सप्लाई करवाएंगे, हाइड्रोजन को सप्लाई करवाएंगे। कंडीशन क्या है, चाहे तो वो हाइड्रोजन को सप्लाई करवाएंगे या क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करवाएंगे वहां से। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखो क्या है, कि ऑक्सीडाइज करेंगे। डेफिनेशन क्या बता दोगे, सिंपली दीज आर दोज एजेंट्स व्हिच ऑक्सीडाइजेस द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या सब्सटेंसेस, कि आपके वो एजेंट हैं जो किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे। और ऑक्सीडाइज अगर करना है तो कंडीशन क्या है ऑक्सीडेशन के लिए, देखो ये क्या करवाएंगे, चाहे तो ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे या हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। ठीक है, दोनों में ऑपोजिट काम है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करवाना है, चाहे तो ऑक्सीजन को ऐड करवाना है, ठीक है, या हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। तो याद हो गया, सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमें डिफाइन कैसे करना है। तो ये आपकी टर्म आती है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। आपको कोई भी एग्जांपल यहाँ पर बताना, जैसे अगर यहाँ पर हमें बताना पड़े कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को रिमूव करवाया है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, आपको हाइड्रोजन के साथ क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो इसने क्या करवाया, ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया। तो जो सब्सटेंस आपका क्या करवाता है, ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है, तो वो किसका काम करेगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यहाँ पर ऊपर वाली रिएक्शन में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन किसका काम करे, हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली अभी देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, ठीक है, या क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। यहाँ पर देखो जो CuO है, ठीक है, इसने क्या करवाया, अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, हाइड्रोजन को दे दी। तो यहाँ पर CuO, ठीक है, ये किसका काम करेगा, आपके रिड्यूसिंग किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, तो CuO किसका काम कर रहा है, यहाँ पर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को। ठीक है, तो आप डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसको ट्राई कर सकते हो। अब ये हमारा टॉपिक हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का भी। अब हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, और उनके अंदर क्या है आपका, एक तो आता है रेंसिडिटी
और एक आता है कोरोजन। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम कोरोजन को और फिर हम देखेंगे इसको रेंसिडिटी को। तो पहले देखते हैं किसको, कोरोजन को। तो कोरोजन वर्ड इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए हम क्या बताएंगे कि क्या है कि द प्रोसेस ऑफ eating up of metals by the action of air moisture। ठीक है, और ये एयर के अंदर भी हमारा जनरली क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपली क्या कह सकते हैं, मॉइस्चर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड कोरोजन। और कोरोजन जो प्रोसेस है ये क्या होती है, स्लो होती है। दिस इज अ स्लो प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है ये कैसी होती है, स्लो होती है। तो एक ऐसी स्लो प्रोसेस जिसके अंदर आपके क्या हो जाएं, मेटल्स खत्म होने शुरू हो जाएं। ठीक है, द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स मतलब धीरे धीरे मेटल्स का खत्म होना। और किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, या आपके एयर है सिंपली। ठीक है, वहां पर वाटर भी हो सकता है, या आपके कुछ एसिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो एसिड्स यहाँ पर लिखा है, लेकिन कुछ एसिड्स की वजह से भी प्रोसीड हो सकता है। ठीक है, जो आपके एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं वो भी क्या करवा सकते हैं, कोरोजन करवा सकते हैं। अब ये तो हमने डेफिनेशन बता दी। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं अपना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सराउंडिंग से ही, लोहे का। ठीक है, आयरन का। तो आपके जो आयरन गेट्स होते हैं या पिलर्स होते हैं, जब आपका किसका सीजन है, रेनी सीजन आता है, या फिर आपका को विंटर सीजन आता है जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके आयरन के बार्स, पिलर्स या आपके जो सरफेस होते हैं वहां पर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग जम जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जंग। तो वो जंग क्या होता है, धीरे धीरे एक प्रोसेस कंप्लीट होती है और वो झड़ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, आपका फॉल डाउन हो जाता है सरफेस से। ठीक है, तो अगर वो गिर गया तो देखो, एक मान लो ये आपके मेटल है। ठीक है, ये तीन जो आपके मार्कर्स मैंने यूज किए हैं, ये मान लो आपका पूरा एक सरफेस है मेटल का, ये लेयर्स हैं उसके ऊपर। तो मान लो ये आपका अपर सरफेस है, तो इस अपर सरफेस पर क्या है, मान लो आपको क्या लग गया, एक लेयर जम गई, किसकी, ऑक्साइड की, मॉइस्चर की। और उसने क्या बनाया, जो आपका मेटल है उस मेटल के साथ ऑक्साइड बना लिया एक। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस मेटल को खाना शुरू कर देगा। ठीक है, वो लिखा ना ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, तो धीरे धीरे उस मेटल को क्या करना शुरू कर देगा, ईटिंग अप करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही ये इसने अपना काम पूरा किया ऑक्साइड बनने के बाद में, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा सरफेस से, नीचे गिर गया। ठीक है, अब बची कितनी, दो लेयर्स अभी के लिए, क्योंकि अभी तीन ही मार्कर लिए हैं। ठीक है, तो अब कितनी लेयर्स बची, केवल दो। तो पहले कितनी लेयर्स थी, तीन, मतलब आपकी लेंथ क्या थी, थिकनेस ज्यादा। और अब अगर एक मार्कर है, मतलब आपने उस मेटल के सरफेस की एक लेयर हटा दी, तो उस पहले से क्या हुआ, कम, वीक हुआ। ठीक है, तो कोरोजन की वजह से होगा क्या, कि आपका जो मेटल सब्सटेंसेस हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दर टाइम बाय टाइम क्या होती जाएंगी, उनकी लेयर्स ऑक्साइड फॉर्म करती रहेंगी, या सिंपली क्या कहो, कोरोड होती रहेंगी और फॉल डाउन होती रहेंगी। ठीक है, पहले तो कोरोड हो जाएगी, जंग लग जाएगा, और फिर बाद में नीचे गिर जाएगी, और धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, वीक। तो ये आपका प्रोसेस चलता है कोरोजन के अंदर। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं आयरन का, जो भी बताया। तो जो आयरन है, जब ये आपकी एयर के अंदर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या बनाती है, आपका ऑक्साइड बनाती है, और उसका फॉर्मूला होता है इस टाइप का, ये। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद क्या बनता है, आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये जो आपकी प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम रस्ट। ठीक है, और ये क्या है, आपकी आयरन ऑक्साइड की एक लेयर है जिस पर आपका क्या है, मॉइस्चर की फॉर्म में वाटर लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, XH2O। तो ये जो आपका वाटर है ये कैसा है, मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा वहां पर।
तो ये देखो आयरन था एयर के प्रेजेंस में और जहां पर मॉइस्चर था तो उसने क्या बनाया, एक ऑक्साइड बना लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। और ये क्या कर देता है, आपके मेटल्स के सरफेस को वीक कर देता है। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल ले लिया आयरन का। अब आयरन का एग्जांपल होने के बाद हमारा किसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप किसका ले सकते हो, सिल्वर का, चांदी का, ठीक है, या आपका एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर देखो, जब आप चांदी जब मार्केट से लेकर आते हो तो उस कंडीशन में कैसी मिलती है, बहुत शाइनी कलर की। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता है आपकी चांदी कैसी पड़ जाती है, धीरे धीरे काली पड़ जाती है। ठीक है, और वहां पर होता कुछ नहीं है, क्या होता है कि जो आपकी चांदी है, चांदी के सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, तो यही काम होगा, मतलब सेम कोरोजन वाला, तो वहां पर कोरोजन उस फॉर्म में होता है, ऐसे ही जिंक के सरफेसेस पर भी। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस चलती है कोरोजन में। तो कोरोजन की वजह से बहुत सारा क्या पड़ता है, आपको नुकसान हो सकता है। रीजन क्या है, जैसे कि आपके बहुत सारे जो ब्रेजेस होते हैं, ठीक है, पुल होते हैं या बिल्डिंग स्ट्रक्चर होती है, वहां पर हम आयरन यूज करते हैं। और अगर आयरन को अगर वो कोरोड हो जाता है, रस्ट उस पर लग जाता है, सीधी सी बात हो, क्या करेगा, उसकी स्ट्रक्चर को वीक, और उसकी वीक उसको ठीक रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये एक इकोनॉमी पर क्या डालता है, असर डालता है। तो जो आपकी कोरोजन है, ये क्या करती है, एक अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ये क्या करती है, आपको बहुत सारा पैसा इसके लिए खर्च करना पड़ता है अपने सब्सटेंसेस को या अपने स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हम किसके अंदर बताते हैं, कोरोजन के अंदर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट किसका, कोरोजन का। फिर नेक्स्ट है हमारा, उसके अंदर हम किसको देखेंगे, वो है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी के अंदर हमें देखना है कि क्या होता है। तो रैंसिडिटी के लिए हम देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप बाजार में जाते हो और चिप्स लेकर आते हो, ठीक है, नमकीन ले आए, चिप्स ले आए, या कुरकुरे, कुछ भी ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसी खाने की पीने की चीजें, फूड आइटम्स, या आपके घर में भी बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जो फ्रिज में रखी हुई होती हैं। और जब आप उसको बाहर रखते हो तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में वो जो खाना है या जो फूड आइटम है, उसकी स्मेल और उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेड लेकर आते हो मार्केट से, ठीक है, और ब्रेड लेकर आए, ब्रेड का क्या हो गया, कुछ टाइम बाद में वहां पर ईस्ट की क्या हो जाती है, लेयर जम जाती है। ठीक है, फंगस की क्या हो जाती है, लेयर आ जाती है। सिमिलरली जब आप मार्केट से कुरकुरे लेकर आते हो, ठीक है, या चिप्स लेकर आए, आप उसको एक नाइट के लिए, ओवरनाइट के लिए क्या रख दो खुले में, ठीक है, ओपन एनवायरनमेंट में, तो होगा क्या, हम क्या कहते हैं कि आपके कुरकुरे या नमकीन क्या पसीज गए। ठीक है, तो वो वहां पर होता क्या है कि जो आपका मॉइस्चर है या एयर है, उसकी वजह से उन फूड आइटम्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ये जो फूड आइटम्स हैं, इनके अंदर आपका क्या होता है, फैट होता है, ठीक है, या ऑयल वगैरह। तो जो फैट हैं या ऑयल्स जो उन सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट हैं, उनका हम क्या कर हो जाता है उस कंडीशन में, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसी ऑक्सीडेशन की वजह से जो आपके फूड आइटम्स हैं, उनकी स्मेल, ठीक है, चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी में देखो, हम देखते हैं, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो क्या बताओगे कि क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, which results into the, क्या होगा, which results into the change of the taste and smell of the food items is called rancidity. तो
उसको हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, कि आपकी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो जाता है, फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स एटसेट्रा, इनका क्या हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है और उनका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और सिंपली इन्हीं को क्या बोलते हैं कि दिस फूड आइटम्स गेट्स रेंसिड, मतलब उनका एरियल ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हमने एग्जांपल भी दे दिया रेंसिडिटी का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से कुरकुरे लेकर आते हैं तो वो क्या मिलता है, जो आपको बैग जो मिलता है, प्लास्टिक बैग उनका, वो कैसा होता है, फिल्ड होता है एक पर्टिकुलर एयर से। ठीक है, और वहां पर जो हवा भरी जाती है वो एक्चुअली होती क्या है, वो गैस जो है वो होती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या करती है, आपके उन फूड आइटम्स का क्या हो करती है, एरियल ऑक्सीडेशन होने से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वो उसकी एरियल ऑक्सीडेशन को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। तो क्या किया, जो नाइट्रोजन हमने फिल की आपके उन बैग्स के अंदर, उसने क्या किया, एरियल ऑक्सीडेशन होने से प्रोटेक्ट किया। सिमिलरली हम कई बार क्या करते हैं, जैसे अचार हमने बनाया तो अचार के अंदर हम क्या डालते हैं, ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, तो ऑयल भी वहां पर कई बार क्या काम करता है, आपके फूड आइटम्स को उनके एरियल ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। ठीक है, जैसे कि हम कई बार घरों में क्या बनाते हैं, करेला बनाते हैं, तो करेले की जो लाइफ होती है सब्जी की, वो नियरली आपका 1 हफ्ता आराम से चल जाता है अगर हम उसको फ्रिज में रखकर चलते हैं तो। ठीक है, वहां पर ना ही तो उसके टेस्ट में फर्क पड़ता है, ना ही उसमें स्मेल कोई चेंज होती है। तो मतलब कुछ हद तक आपके ऑयल ने भी किसका काम किया, आपके जो रेंसिडिटी प्रोसेस है उसको क्या कर दिया, स्लो कर दिया। और आर्टिफिशियली कई बार आपके एग्जाम्पल में नाम आते हैं दो सब्सटेंसेस के इससे रिलेटेड, वो क्या हैं, एक होता है आपका BHT, एक है आपका BHA। तो ये दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपके सब्सटेंस के या फूड आइटम्स के एरियल ऑक्सीडेशन होने से उनको रोकते हैं। ठीक है, मतलब उनको रैंसिड होने से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये BHT और BHA, BHT को जैसे बोला जाए तो क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या है, आपके फूड आइटम्स को रेंसिड होने से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे आप क्या बता सकते हो, रेंसिडिटी है क्या और उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रही बात कोरोजन की, तो कोरोजन में आपको पता ही है कि जंग लगने से हम कैसे रोकते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो यही है, घरों में हम आयरन के जो गेट्स होते हैं वहां पर क्या कर देते हैं, उनको पेंट कर देते हैं बाय पेंटिंग। सेकेंडली बाय ग्रीसिंग, आपने देखा होगा जो आपके पार्ट्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स, वहां पर हम कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, उनकी ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते रहते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, कोरोजन होने से प्रोटेक्ट करते हैं। यस, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक टर्म होते है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या बताया जाता है कि आपके आयरन के सरफेस हैं या कुछ ऐसे मेटल्स के सरफेस, वहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं आपके डिफरेंट मेटल्स के सरफेस पर। और उसी कोटिंग को, ठीक है, जो प्रोसेस जिसके दौरान हम जिंक मेटल की एक सरफेस की लेयर चढ़ा देते हैं दूसरे मेटल के सरफेस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसका रीजन क्या है, जिंक आपका क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और वो क्या करता है, आपके एक मेटल के रिएक्ट होने से पहले खुद रिएक्ट हो जाता है। मान लो मैं यहाँ पर एक मेटल लेता हूँ, ठीक है, ये वाली, और इसके ऊपर मैंने ये जिंक की क्या कर दी, लेयर चढ़ा दी। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, इसका क्या होना है भाई, कोरोजन में क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर बनती है। तो ऑक्साइड की लेयर बनेगी तो देखो पहले कौन सा सरफेस रिएक्ट करेगा, जिंक का ही, क्योंकि जिंक क्या है, इसके ऊपर है। तो जिंक क्या है, आपकी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो वो क्या करेगी, आपके इस मेटल के सरफेस के रिएक्ट होने से पहले खुद रिएक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि वो इसके कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा रिएक्टिव। और अगर वो पहले रिएक्ट हो गई तो खुद क्या बना लेगी, ऑक्साइड की लेयर बना लेगी। ठीक है, और नीचे वाली जो आपकी जो ये मेटल है उसको क्या करेगी, कोरोड होने से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ऐसे काम होता है गैल्वेनाइजेशन। तो ये आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कोरोजन को रोकने के लिए। ऑयलिंग आप कर सकते हो, ठीक है, ग्रेसिंग कर सकते हो, आप क्या करते हो, पेंट कर सकते हो, या गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। और भी आपके डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोरोजन को रोक सकते हो।
तो इसके साथ ही आपके बेसिक सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं, जिनका आप यूज कर सकते हो सीबीएसई के एग्जाम्स में या डिफरेंट बोर्ड्स के एग्जाम में। यही टॉपिक्स आपके आईजीएससी या आईसीएससी टॉपिक्स में, ये जो आपके बोर्ड्स हैं वहां पर भी आपके यूजफुल, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक पूरा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी वीडियोस पसंद आई होंगी। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो आप सभी वीडियोस में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देते रहिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देते रहो और अपने आप को खुश रखो और पढ़ते रहो और अपने आप को कामयाब बनाओ, ठीक है। तो थैंक यू।